हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। MPPSC की यूनिट नंबर 10 को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अनुसूचित जनजातियों की संस्कृति, परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली एवं साहित्य। इससे पहले भी हम कुछ टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं, तो यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गाइस पहले देखिए उनको और इसको भी अपना प्यार दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृतियाँ। संस्कृति शब्द किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि समुदाय समाज की जीवन शैली, खान पान, परिधान, रहन सहन, मान्यता, परंपरा, लोक विश्वास, धार्मिक आस्था, अनुष्ठान, पर्व त्योहार, सामाजिक व्यवहार, नियम बंधन, संस्कार, आजीविका के उद्यम आदि की विशेषताओं को प्रकट एवं रेखांकित करता है। तो संस्कृति क्या होती है? तो यह एक समाज की नहीं होती बल्कि किसकी होती है? समुदाय की होती है। समाज की जीवन शैली, उनका खान पान, परिधान, रहन सहन, मान्यता, परंपरा, लोक विश्वास, धार्मिक आस्था, अनुष्ठान, पर्व उत्सव, सामाजिक व्यवहार, नियम बंधन, संस्कार, आजीविका के उद्यम आदि की विशेषताओं को प्रकट एवं रेखांकित करती हैं। मध्य प्रदेश की जनजातियों की एक विशाल परंपरा रही है। प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों का निवास रहा है और प्राचीन काल से वर्तमान तक जनजाति समाज से सांस्कृतिक रंगों से मध्य प्रदेश की विशिष्ट पहचान रही है। तो मध्य प्रदेश में जो जनजातियाँ रहती हैं उनकी विशाल परंपरा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या मध्य प्रदेश में ही निवास करती है। प्राचीन से लेकर वर्तमान तक जनजाति समाज से सांस्कृतिक रंगों में मध्य प्रदेश की विशिष्ट पहचान रही है। मध्य प्रदेश के अधिकांश जनजाति समुदाय प्रायः वनों के निकट निवास करते हैं। प्रकृति की रागमयता एवं लीला मुद्राओं से उनका गहरा संबंध है। धरती, आकाश, सूरज, चंद्रमा, मेघ, वर्षा, नदी, पर्वत, वृक्ष, पशु पक्षी, सर्प, केकड़े, यहाँ के केचुए भी यहाँ की श्रद्धा का पात्र हैं। तो मध्य प्रदेश की जो अधिकांश जनजाति समुदाय है कहाँ रहती है? जंगलों के निकट निवास करती है। प्रकृति की रागमयता में, इनकी लीलाएं मुद्राओं में इनसे गहरा संबंध होता है। यह धरती से, आकाश से, सूरज, चंद्रमा, मेघ, वर्षा, नदी, पर्वत, वृक्ष, पशु पक्षी, सर्प, केकड़े, केंचुए आदि से सबसे जुड़े होते हैं। पशु पक्षी और वनस्पतियों से उनके अनेक गोत्र देवताओं के रूप में भी पूजा करते हैं। आस्था का यह निश्चल रूप ही अनुष्ठानों की प्रेरणा भूमि है। पर्व, यात्रा, मेले, मड़ई, नृत्य, उत्सव, गीत, संगीत सब परंपरा के रूप में आदिम आस्था का पीढ़ी दर पीढ़ी सतरंग ही होता है। तो मध्य प्रदेश में जो पशु पक्षी हैं, वनस्पति हैं, उनके जो गोत्र होते हैं वह देवताओं के रूप में भी उनकी पूजा करते हैं। आस्था का यह निश्चल स्वरूप ही अनुष्ठान को प्रेरणा देता है, जो कि भूमि है। वहाँ के पर्व, यात्रा, मेले, मड़ई, नृत्य, उत्सव, गीत, संगीत सब परंपराओं के रूप में आदिम आस्था का पीढ़ी दर पीढ़ी संतरण होता रहता है। जनजाति संस्कृति में भील जनजाति समुदाय में हरहेल बाबा और बाबा देव, मैड़ा, कसूमर, भीटल देव, खानून देव, सावन माता, दशा माता, सत माता, गौड़ जनजाति समुदाय के द्वारा महादेव, पड़ापेन, बड़ा देव, लिंगोपेन, ठाकुर देव, चंडी माता, खेरमाई और जो हमारे बैगा जनजाति होती है उनके द्वारा बूढ़ा देव, बागदेव, भारिया, दूला देव, नारायण देव, भीमसेन और शहरी जनजाति के द्वारा तेजा महाराज, रामदेवराम आदि की पूजा पारंपरिक रूप से प्रचलित है। पूजा अनुष्ठान में मदरा एवं पकवान का हरडिली, नवाखानी, जवारा, छेरता, दिवारी आदि प्रमुख होते हैं। तो हमारी जो मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति है, इसमें जो भील जनजाति समुदाय है, इसमें कौन कौन से भगवान की पूजा की जाती है? तो हरहेल बाबा, बड़े बाबा, माइड़ा, कसूमर, भीटल देव, खानूल देव, सावन माता, दशा माता और सात माता भील जनजाति द्वारा पूजे जाते हैं। फिर आते हैं हमारी गौड़ जनजाति। इस समुदाय में महादेव, पड़ापेन, बड़ा देव, लिंगोपेन, ठाकुर देव, चड़ी माता, खैरमाई आदि की पूजा की जाती है। नेक्स्ट आते हैं बैगा जनजाति। इसमें बूढ़ा देव, बागदेव की पूजा होती है।
भारिया जनजाति के द्वारा दूलादेव, नारायण देव, भीमसेन। शहरिया जनजाति के द्वारा तेजा महाराज, रामदेवरा की पूजा पारंपरिक रूप से प्रचलित है। पूजा अनुष्ठानों में मदरा और पकवान का हर ढीली, नवाखानी, जवारा, छेरता और दिवारी प्रमुख रूप से मनाया जाता है। कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, सवा, मक्का, चना, पिसी, चावल आदि अनाज जनजाति समुदाय के भोजन में शामिल होते हैं। महुए का उपयोग वह खाद्य मदरा के रूप में करते हैं और आजीविका के लिए प्रमुख वनोपज के रूप में ही उनका संग्रहण भी सभी जनजातियों द्वारा किया जाता है। बैगा, भारिया, सहरिया जनजाति के लोग वन औषधि के पारंपरिक रूप से विशेष ज्ञान रखते हैं। तो हमारी जो जनजाति होती है वह किसका प्रयोग करती है? कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, सवा, मक्का, चना, पिसी, चावल अनाज का खाने में प्रयोग करती है। महुए का खाने में और मदरा बनाने में। ये क्या करती हैं? अपनी आजीविका के लिए जो वन उपज होती है उसका संग्रहण करती है, सभी जनजातियों द्वारा किया जाता है। बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति होती हैं वह औषधि, वन औषधि रहती है, उसकी पारंपरिक रूप से विशेष ज्ञान रखती हैं। जनजाति समुदाय के लोग अपने मकान प्रायः मिट्टी, पुआर, लकड़ी, बांस, खाई, खपरेल, छीद, ताड़ के पत्तों का प्रयोग करके बनाते हैं। कहीं कहीं मकानों के बीच में आंगन भी पाया जाता है। घर के एक हिस्से में गौशाला भी होती है। मकान का मुख्य द्वार फरीका की नोह डोरा जो कि भित्ति चित्र होते हैं इससे सज्जा की जाती है। सहरिया अपनी श्रृंखलाबद्ध आवास उल्टे यू आकार का बनाते हैं जो कि सहराना कहलाता है और भीलों के गांव को फाल्या कहा जाता है। तो जो आदिवासी होते हैं वो अपने घर कैसे बनाते हैं? तो मिट्टी से, पुआर से, लकड़ी से, बांस से, खाई, खपरेल, छीद, ताड़ के पत्तों से बनाते हैं। और क्या करते हैं? एक उनके बीच में आंगन होता है, गौशाला होती है, मुख्य दरवाजे पे क्या होता है? फरीका होती है जिससे नोह डोरा भित्ति चित्र बना होता है। जो शहरी जनजाति होती है वह उल्टे यू आकार के घर बनाती है और उसे कहा जाता है शहराना। और जो भील जनजाति होती है उनके घरों के इलाकों को कहा जाता है फाल्या। जनजाति महिलाएं हाथों में चूड़ियाँ धारण करती हैं। चुटकी, तोड़ा, पेड़ी, सुतवा, हमेल, डार, झरखा, तरकीबारी, टुक्सी इनके प्रिय आभूषण होते हैं। भील स्त्रियां मस्तिष्क पर बोर गूंथ कर लाड़ियाँ झुलाती हैं। कथिर के कड़े कोहनों से कलाई तक सजे रहते हैं। नाक में कांटा, कमर में कदोरा। और जनजाति पुरुष भी कान, गले और हाथ में विभिन्न आभूषण पहनते हैं। गुदना सभी स्त्रियों के प्रिय प्राकृतिक या जो पारंपरिक अलंकरण के रूप में जाने जाते हैं। तो ये क्या क्या पहनना पसंद करती हैं? तो हम जनजातियों की महिलाओं की हाथों में देखें तो वो चूड़ियाँ धारण करती हैं और चुटकी, तोड़ा, पैरी, सुतवा, हमेल, डार, झरका और तरकीबारी, टुक्सी इनके प्रिय आभूषण होते हैं। जो भील स्त्रियां होती हैं वह मस्तिष्क पे क्या करती हैं? बार गूंथ कर लड़ियाँ झुलाती हैं। कथिर के कड़े कोहनी से कहलाई तक सजे होते हैं और नाक में कांटा पहनती हैं, कमर में कटोरा पहनती हैं। पुरुष भी कान, गले और हाथ में विभिन्न आभूषण धारण करते हैं। गुदना इनका पारंपरिक अलंकरण होता है सभी का। प्रदेश में जनजाति संस्कृति को उनकी धार्मिक मान्यताओं, पर्व, त्योहार, नृत्य, संगीत, कला, सामाजिक संस्कार, भाषा, बोली एवं अनुष्ठानों के द्वारा पहचाना जाता है। हम देखते हैं हमारी जनजातियों के चित्र एवं शिल्प कलाएं। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी शिल्प कलाएं प्रचलित हैं? पहली आती है हमारी पिथौरा पेंटिंग, जो कि यह एक पारंपरिक आदिवासी कला है जो भारत में मध्य प्रदेश के रठवा समुदाय द्वारा रची जाती है। तो पिथौरा रठवा समुदाय द्वारा प्रचलित है। यह पेंटिंग रठवा समुदाय की मान्यताओं और मूल्यों को व्यक्त करते हुए सामाजिक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण रूप भी है। पिथौरा पेंटिंग का निर्माण एक सामुदायिक उत्सवपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसमें कई कलाकार जटिल एवं स्थित डिज़ाइन बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। आज पिथौरा पेंटिंग मध्य प्रदेश की कलात्मक विरासत की एक मूल्यवान हिस्सा बन चुकी है और अपने अद्वितीय एवं आकर्षण
चित्रों के लिए पहचानी जाती है। जो पिथौरा पेंटिंग है किसके द्वारा बनाई जाती है, तो ये बनाई जाती है रटवा समुदाय के द्वारा। इसमें उनकी मान्यताएं और मूल्यों को व्यक्त किया जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण रूप है ये। इसको निर्माण सामुदायिक एवं उत्सव पूर्व प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। इसके जो कलाकार होते हैं वह जटिल एवं विस्तृत डिज़ाइन बनाने के लिए मिलकर कार्य करते हैं, पूरे मिल जाते हैं फिर उसमें बनाने का कार्य करते हैं। यही वर्तमान में मध्य प्रदेश की कलात्मक विरासत का मूल्यवान हिस्सा है और अद्वितीय एवं आकर्षक सौंदर्य के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट आती है हमारी मांडा पेंटिंग। तो जो मांडना होती है वो, तो यह मध्य प्रदेश की एक पारंपरिक आदिवासी कला है जो कि मुख्यतः सहरिया जनजाति के द्वारा की जाती है। तो शहर में सबके भैया हाथ में मोबाइल होता है, कोई को किसी मतलब नहीं होता, तो मांडना किसके द्वारा बनाया जाता है, सहरिया जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। पेंटिंग आमतौर पर लोगों के जो घर होते हैं उनकी दीवारों पर, फर्शों पर बनाई जाती है और महत्वपूर्ण घटना, समारोह जैसे शादियाँ, जन्म, धार्मिक उत्सव को चिन्हित करने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। इन्हें अक्सर सांस्कृतिक महत्व रखने वाली प्रतीकों और रूपांकनों से सजाया जाता है। मांडना पेंटिंग बनाने की प्रक्रिया जटिल एवं समय लेने वाली होती है। इसमें प्रत्येक विवरण को विशिष्ट अर्थ, प्रतीकवाद को व्यक्त करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया जाता है। तो जो हमारी मांडना होती है किसके द्वारा बनाई जाती है, सहरिया जनजाति होती है, वह बनाती है मांडना पेंटिंग। कहाँ पे बनाती है, तो घरों की दीवारों पर, घरों की फर्श पर इनको बनाया जाता है। इसमें कई समारोह, शादी, जन्मोत्सव, धार्मिक समारोह में भी इनको चिन्हित करके इनको बनाया जाता है। यह सांस्कृतिक महत्व की होती हैं। इसमें बहुत सारे प्रतीकों का रूपांकन होता है। इनमें क्या होता है, यह बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, समय लगता है इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें जितने प्रतीक होते हैं उनको विशिष्ट अर्थों के साथ महत्वपूर्ण सावधानीपूर्वक बनाया जाता है। छिपा चित्रकला। छिपा शब्द छापे से मिलकर बना हुआ है, जिसमें लकड़ी की एक मजबूत फ्रेम पर कपड़े को लपेटकर लकड़ी की डाई से उकेरा जाता है या उठाकर छापा जाता है। तो जो छिपा होता है वह किससे बना हुआ है, छापे से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसमें एक लकड़ी का मजबूत फ्रेम होता है जिस पर कपड़े को लपेट दिया जाता है और लकड़ी की डाई से उठाकर इस पर छिपा किया जाता है या छापा जाता है। इस छापों में आदिवासी से विभिन्न प्रतीक चिन्ह शामिल होते हैं। जो आदिवासियों के प्रमुख चिन्ह होते हैं वो इसमें उकेरे जाते हैं। इस शैली की जो प्रमुख कलाकार हैं वो हैं श्री इस्माइल सुलेमान। कौन है, इस्माइल सुलेमान। इस्माइल के साथ इस पर छिपा लगाते हैं, छापा लगाते हैं, तो इस्माइल सुलेमान इनके प्रमुख कलाकार हैं। इस शैली के प्रचलन निमाड़, धार और विशेषकर धार के कुछ ही क्षेत्र में प्रचलित है। जो हमारा छिपा चित्रकला है ये क्यों जानी जाती है, तो छिपा चित्रकला का संबंध है छापे से, जिसमें लकड़ी की मजबूत फ्रेम पर कपड़े को लपेटकर इस पर डाई से लकड़ी से छापा जाता है। छापे में जो हमारे आदिवासी होते हैं उनके प्रतीक चिन्ह होते हैं। इनके प्रमुख कलाकार हैं इस्माइल सुलेमान, जो कि इस्माइल के साथ सारे छापे लगाते हैं। कहाँ पर फेमस है ये, तो निमाड़, धार में फेमस है और धार का जो कुछ ही क्षेत्र है वहाँ पर ये प्रमुख रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट आती है गुदना कला। गुदना शरीर पर त्वचा में अखाद्य स्याही डालकर गूंदने की एक कला होती है। जो गुदना होता है तो हमारे स्याही को, हमारी जो स्किन होती है, त्वचा होती है, उसमें डाल दिया जाता है और उससे गुदने बनाए जाते हैं, अलग अलग चित्र बनाए जाते हैं। यह कला मध्य प्रदेश की जनजाति समुदाय की प्रमुखता से प्रचलित है। जितनी भी जनजातियां हैं वह मुख्य रूप से इनको बनवाती हैं। इसे स्थायी आभूषण या फिर सौंदर्यीकरण के रूप में भी तैयार किया जाता है। मतलब इनके लिए कोई आभूषण पहनने की जरूरत नहीं होती। क्या होते हैं, स्थायी आभूषण होते हैं, मतलब कभी साफ नहीं होते, और सौंदर्यीकरण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। गुदना गौंड समुदाय की एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो गुदना गौंड समुदाय द्वारा मुख्य रूप से बनवाया जाता है। इनकी पारंपरिक एवं आजीविका प्रथाएं शामिल होती हैं, जिसमें जीवन के सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। जो गुदना होता है वह गौंड समुदाय की महत्वपूर्ण पहलू होता है। इसमें उनकी पारंपरिक आजीविका प्रथाएं सहित अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में उनको देखा जा सकता है। इसमें पुरुष महिलाओं के शरीर में अंगों में छेद करने के लिए एक सुई का प्रयोग किया जाता है। फिर रंग जोड़ने के लिए इसमें दीपक की कालिक, हर श्रृंगार के फूल का रस और कुमकुम डाल दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो शरीर होता है इसके अंगों में छेद करके एक
सुई का प्रयोग किया जाता है छेद करने के लिए, छोटे छोटे से छेद किए जाते हैं, है ना, सुई से। और फिर क्या होता है, उनमें फिर रंग जोड़ने के लिए दीपक की कालिक, हर श्रृंगार के फूल का रस और कुमकुम उसमें डाल दिया जाता है। बुराई को दूर करने, जन्म क्षमता को बढ़ाने के लिए और उत्पादकता को सुनिश्चित करने के लिए भी इस तकनीक का प्रयोग करके शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग पैटर्न बनाए जाते हैं। तो ये क्यों बनाए जाते हैं, तो इनकी मान्यताओं के अकॉर्डिंग यह बुराई को दूर करता है, जन्म क्षमता को बढ़ाता है, उत्पादकता को सुनिश्चित करता है। इन तकनीकों का प्रयोग करके यह शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग पैटर्न बनवाते हैं। तो गुदना पेंटिंग क्या है, शरीर की त्वचा में अखाद्य स्याही डालकर गुदने की कला है ये। इसमें जो हमारी जनजाति समुदाय हैं मुख्य रूप से स्थायी आभूषण और सौंदर्यीकरण के लिए इसका प्रयोग करती हैं। जो हमारी गौड़ जनजाति है वह इसका पारंपरिक आजीविका प्रथाओं सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में इनका प्रयोग देखा जाता है। महिला पुरुषों के शरीर पर अंगों में छेद करने के लिए एक पतली सुई का प्रयोग किया जाता है। फिर उसमें रंग जोड़ने के लिए दीपक की कालिक, हर श्रृंगार के फूलों का रस और कुमकुम उसमें डाल दिया जाता है। बुराई को दूर करने के लिए, जन्म क्षमता को बढ़ाने के लिए, उत्पादकता को सुनिश्चित करने के लिए इन तकनीक का प्रयोग करके विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग पैटर्न बनाए जाते हैं। अब आती है हमारी ढोकरा शिल्प। ढोकरा शिल्प यह मध्य प्रदेश के ढोकरा दस्तकारों की एक प्राचीन कला है जो कि मुख्य रूप से बैतूल में पाई जाती है। इसमें मिट्टी, मोम, धातु का प्रयोग करके तैयार किया जाता है और यह मन को आकर्षित करती है। तो ये है हमारी ढोकरा कला। तो ढोक के बनाते हैं, ठोक ठोक के बनाते हैं। कहाँ पे बनाते हैं, बैतूल में बनाते हैं। किसके द्वारा, ढोकरा हस्तकारों के द्वारा, ये जो दस्तकार हैं उनके द्वारा बनाई जाती हैं। इसमें मिट्टी, मोम और जो धातु होते हैं उसका प्रयोग करके एक सहज ही कला का प्रयोग किया जाता है। आकर्षक मूर्तियाँ इसमें बनाई जाती हैं ढोकरा कला में। कहाँ पे, बैतूल में फेमस है। फिर आती है गौड़ चित्रकला। यह भारतीय लोक चित्रकला की एक शैली है जिसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश की गौड़ जनजाति द्वारा हुई है। यह अपने जीवित रंगों, बोल्ड पैटर्न और कल्पनाशील कल्पना के लिए जाने जाते हैं। इनके में अवसर, प्रकृति एवं आदिवासी जीवन के तत्व शामिल होते हैं। तो जो हमारी गौड़ चित्रकला है ये हमारे मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला की से संबंधित है और यह मध्य प्रदेश की जनजाति से उत्पन्न मानी जाती है। इसमें जो जीवंत रंग होते हैं, बोल्ड पैटर्न होते हैं, कल्पनाशील कल्पना होती है, इसके लिए जानी जाती है। इसमें अक्सर प्रकृति और आदिवासी जीवन के तत्व शामिल होते हैं। गौड़ कलाकार आमतौर पर अपनी पैटर्न या पेंटिंग बनाने के लिए प्राकृतिक सामग्री जैसे लकड़ी, कोयला, मिट्टी, प्राकृतिक और जो वनस्पतियों के रंग होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। आमतौर पर घरों की दीवारों पर, कपड़े पर या फिर हस्त निर्मित कागज़ पर बनाई जाती हैं। यह कला अपनी अनूठी शैली के लिए विश्व स्तर पर लोकप्रिय हो गई है। आनंद सिंह श्याम, बलवीर सिंह उइके, छोटे टेकाम, धनियाबाई, दुर्गाबाई, धवल सिंह उइके, दिलीप सिंह आदि गौड़ चित्रकलाओं के प्रमुख चित्रकार हैं ये। तो गौड़ चित्रकला क्या है, तो गौड़ जनजाति के द्वारा इसको निजात किया गया है। इसमें जीवंत रंग के जो बोल्ड कलर होते हैं उनमें कल्पनाशील कल्पना के द्वारा इसको विकसित किया जाता है। इसमें उनके जो अक्सर प्राकृतिक और जो मानवीय आदिवासी जीवन होता है उनसे संबंधित पेंटिंग इसमें की जाती है। इसमें क्या होते हैं, आमतौर पर पेंटिंग के लिए प्राकृतिक सामग्री जैसे कि लकड़ी का जो कोयला होता है, मिट्टी होती है, प्राकृतिक रंग होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। इसको दीवारों पर, कागज़ पर, कपड़ों पर बनाया जाता है। इसके प्रमुख कलाकार में आते हैं हमारे आनंद सिंह श्याम, बीरबल सिंह उइके, छोटी टेकाम, धनियाबाई, दुर्गाबाई, धवल सिंह उइके, दिलीप सिंह आदि गौड़ चित्रकार इनके प्रमुख कलाकारों के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं भील चित्रकला। भीली चित्रकला आदिवासी चित्रकला का एक रूप है जो कि भारत में भीली जनजाति द्वारा मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान राज्यों में प्रचलित है। कला का एक रूप आमतौर पर लकड़ी का, कोयला, मिट्टी, वनस्पति रंग जैसे प्राकृतिक सामग्रियों का प्रयोग करके बनाई जाती है। इसका प्रयोग अक्सर घरों में, त्योहार, धार्मिक समारोह में दीवारों की साज करने के लिए किया जाता है। भील कलाकार भील आदिवासी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। इसकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भील कला की बोल्ड कल्पना एवं चमकीले रंग
इसे भारत एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोक कला का एक लोकप्रिय रूप बनाते हैं। इसकी प्रमुख कलाकार आती हैं अनीता बरिया, भूरीबाई जो कि पटोला से संबंधित हैं, भूरीबाई शेर, गंगूबाई, लाडोबाई, जोर सिंह, रमेश सिंह करटारिया, शेर सिंह, सुभाष भील, ये प्रमुख भील कलाकारों के रूप में जाने जाते हैं। तो भील कला किससे संबंधित है? भील चित्रकला है, वह भारत में भील जनजाति के द्वारा उपयोग की जाती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में। इसमें आमतौर पर जो लकड़ी का कोयला होता है, मिट्टी होती है, प्राकृतिक रंग होते हैं, उनका प्रयोग करके घरों की दीवारों पर, त्योहार के अवसर पर, मैदानों मतलब धार्मिक त्योहारों पर, समारोह में इनका प्रयोग किया जाता है। इनमें क्या होता है, इनकी यह समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। इसमें बोल्ड कल्पना, चमकीले रंग का प्रयोग किया जाता है। इनके प्रमुख कलाकार में आते हैं, हमारे पहले आती हैं अनीता बरिया, भूरीबाई पटोला, भूरीबाई शेर, गंगूबाई, लाडोबाई, जोर सिंह, रमेश सिंह कटारिया, शेर सिंह, सुभाष भील आदि भील कलाकार इनके प्रमुख चित्रकार हैं। नेक्स्ट आती है काष्ठ शिल्प कला। यह काष्ठ शिल्प कला की जो परंपरा है बहुत प्राचीन और समृद्ध है। लकड़ी के विभिन्न रूपांतरों को उतारने की कोशिश मनुष्य ने आदिम युग से ही शुरू कर दी है। लकड़ी के पहिए, देवी देवताओं की मूर्ति, घरों के दरवाजे, मुखौटे आदि काष्ठ कला के श्रेष्ठ नमूने हैं। कोरकू में मृतक स्तंभ, मंदों, व्हीलों के कलात्मक दीवारनियाँ काष्ठ शिल्पकला के श्रेष्ठ नमूने हैं। तो देखो, जो हमारी कोरकू जनजाति होती है उसके मृतक स्तंभ को क्या कहा जाता है? मंदो कहा जाता है। और जो भील के कलात्मक होते हैं उनको कहा जाता है देवारनियाँ। काष्ठ शिल्प के श्रेष्ठ नमूने हैं। मध्य प्रदेश के मंडला, बैतूल, होशंगाबाद, धार, झाबुआ क्षेत्र में आदिवासी काष्ठ शिल्प प्रसिद्ध है। तो मध्य प्रदेश में जो काष्ठ शिल्प है ये क्यों जानी जाती है? क्योंकि ये प्राचीन है, समृद्ध है। इसमें विभिन्न लकड़ी पर विभिन्न रूपांतरों को मनुष्यों के द्वारा उकेरा जाता है। इसमें जो लकड़ी के पहियों पर या पहिए बनाए जाते हैं, देवी देवताओं की मूर्ति बनाई जाती है उनसे, घरों के दरवाजे, मुखौटे आदि का काम काष्ठ शिल्प के अंतर्गत या काष्ठ कला के अंतर्गत आता है। इसमें कोरकू के मृतक स्तंभ भी बनाए जाते हैं जो कि कहलाते हैं मंदो। और जो भील जनजाति होती है उनके कलात्मक को कहा जाता है दीवारनियाँ। काष्ठ शिल्प फेमस है। तो यह मध्य प्रदेश की मंडला, बैतूल, होशंगाबाद, धार और झाबुआ में जनजाति काष्ठ शिल्प के लिए जाना जाता है क्षेत्र। नेक्स्ट आती है धातु शिल्प। मध्य प्रदेश में धातु शिल्प की परंपरा भी अति प्राचीन रही है। मध्य प्रदेश में लगभग सभी आदिवासी लोकांचलों के कलाकार पारंपरिक रूप से धातु की ढलाई का कार्य करते हैं। अगर यह जनजाति का संबंध धातु के साथ प्रारंभ हो रहा है जो कि कसेर, ठटेरा और सोनारा धातुओं में सिद्धहस्त शिल्पी हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, मंडला, चिचली, गाडरवाड़ा की जो धातु शिल्प है आज भी लोगों को आकर्षित करती है। तो धातु शिल्प में क्या किया जाता है, जो हमारी आदिवासी होती हैं, आदिवासी लोग हैं, वह प्राचीन तरीके से या पारंपरिक तरीके से धातु से क्या बनाते हैं, वस्त्रों का निर्माण करते हैं। वस्त्र नहीं बनाते हैं। धातु शिल्प क्या है? तो धातुओं से प्राचीन समय से ही जो आदिवासी है, लोक अंचल हैं, वह अपने कलात्मक तरीके से धातु की ढलाई का कार्य करते हैं। इनसे प्रमुख बर्तनों का निर्माण करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं। तो ये सब ढलाई या धातु शिल्प के अंतर्गत ही आता है। इसमें जो कसेरा, ठटेरा और सुनार धातु के मतलब सिद्ध हस्तशिल्पी भी अंतर्गत आते हैं इसके। इसमें टीकमगढ़, मंडला, चिचली, गाडरवाड़ा की धातु शिल्प आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं। कहाँ की? टीकमगढ़, मंडला और चिचली, गाडरवाड़ा की धातु शिल्प। नेक्स्ट आता है बांस शिल्प कला। बांस से बनी हुई कलात्मक वस्तुएं जीवन उपयोगी होती हैं, इसलिए शिल्प को महत्ता एवं और बढ़ गई है। झाबुआ, मंडला क्षेत्र में जनजाति एवं आदिवासी लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग के लिए बांस से बनी हुई कलात्मक चीज़ों का स्वयं अपने हाथों से निर्माण करते हैं। झाबुआ मंडला क्षेत्र में बांस शिल्प के अनेक परंपरागत
कलाकार हैं। तो बाँस शिल्प से क्या होता है, जो बाँस की लकड़ी होती है उससे हाथ से ही अलग अलग चीज़ों का निर्माण किया जाता है। इससे बहुत सारे बर्तन बनाए जाते हैं, मतलब उपयोग करने वाली चीज़ें बनाई जाती हैं। घरों की जो छज्जे वगैरह होते हैं वो भी इससे बनाई जाती हैं। इससे कई चीज़ें की जाती हैं। तो इसमें मुख्यतः कौन सा क्षेत्र आता है हमारा, झाबुआ और मंडला वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। इसमें आदिम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करने वाली वस्तुओं को हाथों से ही बाँस के द्वारा निर्मित करते हैं, जो कि बाँस शिल्प कला कहलाती है। फिर आती है कंघी शिल्प कला। प्राचीन काल से ही सौंदर्य और अलंकरण के क्षेत्र में कंघी का निर्माण कला का प्रमुख रही है। कला के आविष्कार का श्रेय बंजारा जनजाति को जाता है। मध्य प्रदेश की जनजातियों में कंघी सौंदर्य एवं प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। मध्य प्रदेश में कंघी के निर्माण का केंद्र रतलाम, मंदसौर, नीमच और उज्जैन है। यहाँ की बंजारा जनजातियों के कंघी निर्माण एवं विक्रय कार्य व्यवसाय माना जाता है। तो जो हमारे मध्य प्रदेश में कंघी शिल्प कला है, तो यह हमेशा से हमारे सौंदर्य का, अलंकरण का प्रमुख रूप रहा है, कंघी का, है ना। तो इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, बंजारा जनजाति के द्वारा किया गया है। और कंघी को सौंदर्य एवं प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। यहाँ पर इनका निर्माण हमारे पश्चिमी मध्य प्रदेश में, जहाँ पर रतलाम, मंदसौर, नीमच, उज्जैन में इसका निर्माण किया जाता है। यहाँ की जो बंजारा जनजाति है वह इसका प्रयोग कंघी निर्माण में और विक्रय कार्य व्यवसाय में करती है। नेक्स्ट आता है प्रस्तर शिल्प कला। यह मंदसौर एवं रतलाम के गुर्जर, गायरी एवं भील आदिवासियों के पत्थरों को विभिन्न आकार प्रदान करने वाली श्रेष्ठ और परंपरागत शिल्प कला मौजूद है। प्रस्तर शिल्प में पत्थरों पर नक्काशी करके हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी हुई मूर्तियों को निर्मित किया जाता है। तो प्रस्तर शिल्प कला कहाँ पर होती है, तो ये होती है हमारे मंदसौर और रतलाम में। किनके द्वारा, गुर्जर, गायरी, भील जनजाति के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। पत्थरों पर भिन्न भिन्न आकार बनाए जाते हैं और इसमें देवी देवताओं की नक्काशी की जाती है, पत्थरों पर नक्काशी की जाती है और बहुत सारी जड़ी हुई मूर्तियों का निर्माण भी इसके अंतर्गत किया जाता है प्रस्तर शिल्प कला में। कहाँ पर की जाती है, मंदसौर और रतलाम में। मध्य प्रदेश की जनजाति लोक नृत्य। तो मध्य प्रदेश की जो जनजाति हैं वह अलग अलग नृत्यों को परफॉर्म करती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश के जनजाति लोक नृत्य कहा जाता है। तो चलिए हम इनको देखते हैं। पहले आते हैं हमारा बिल्मा। बिल्मा सब इससे बिमल जाएंगे। किसके द्वारा किया जाता है, तो बैगा और गौंड जनजाति के द्वारा इसमें किया जाता है। क्षेत्र या अवसर क्या होता है, तो दशहरे के अवसर पर किया जाता है। नृत्य शैली कैसी होती है, तो एक गांव के युवक युवती अलग अलग समूहों में दूसरे गांव में नृत्य करते जाते हैं और जो कुंवारी लड़कियां होती हैं विशेष सज धज कर हिस्सा लेती हैं और नृत्य करते करते अपने मनपसंद युवक को चुन लेती हैं। वाद्य यंत्र क्या होता है, इसमें होता है मंदाल। क्या होता है, मंदाल होता है। तो बिल्मा नृत्य क्या है, इसको किया जाता है बैगा और गौंड जनजाति के द्वारा दशहरा के अवसर पर। इसमें जो युवक युवतियां होती हैं वह सज धज कर नाचते नाचते एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं और इसमें नृत्य करते समय ही जो युवती होती है वह अपने मनपसंद युवक को चुन लेती है। इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र बजाया जाता है मृदल। नेक्स्ट आता है सैला। सैला नृत्य जनजाति कौन सी होती है, गौंड, बैगा, प्रधान। गौंड, बैगा, प्रधान के द्वारा किया जाता है सैला नृत्य। अवसर क्या होते हैं, इसकी शुरुआत शरद पूर्णिमा से चांदनी रात में होती है। नृत्य शैली में आते हैं स्त्री पुरुष परख डंडा हाथ में रखकर नाचने के कारण सैला नाम पड़ा है और इसमें युवा उल्लास एवं खुशी का नृत्य होता है। ये इसमें भी वाद्य यंत्र होता है मृदल और विशेष होता है, मुख्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है। जो सैला होता है इसको किसके द्वारा किया जाता है, किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो इसमें भील, गौंड, बैगा, भील नहीं होती, सॉरी गाइस, भील नहीं होती, बैगा होती है, गौंड होती है और प्रधान होती है। इसमें अवसर क्या होता है, जो शरद पूर्णिमा होती है उसकी चांदनी रात से स्टार्ट होता है। इसमें स्त्री पुरुष परख हाथ में डंडा लेकर नाचते हैं, इस कारण से इसका नाम पड़ा है सैला। इसमें युवक उल्लास और खुशी के साथ करते हैं। इसमें भी मृदल बजाया जाता है और इसमें जो मुख्य विशेषता है वो क्या है, यह पुरुषों द्वारा किया जाता है बस। नेक्स्ट आती है हमारा कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य यह मुख्यतः गौंड जनजाति की
लोक नृत्य है। इसको बैगा कोरकू जनजाति द्वारा भी किया जाता है। इस नृत्य में क्या होता है, मंडला, सीधी, शहडोल, रीवा क्षेत्र में यह प्रसिद्ध है। तो ये नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है, मंडला, सीधी, रीवा में ये प्रसिद्ध है। यह नृत्य गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रखा गया है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसको रख दिया गया है। कर्मा नृत्य कर्म का प्रतीक होता है, जो कि कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। बैगा आदिवासियों के कर्मा को बैगानी कर्मा कहा जाता है। और कर्मा लांगड़ा, कर्मा झूमर, कर्मा रागनी, कर्मा डिड्डी नृत्य के प्रकार होते हैं। तो जो कर्मा नृत्य होता है किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है भील और बैगा जनजाति, कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। कहाँ पर, तो शहडोल, रीवा, सीधी, मंडला में किया जाता है। इसको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में रख दिया गया है। यह कर्मा जो डांस होता है वह कर्म का प्रतीक होता है, और जो कर्म के देवता होते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इसमें जो बैगा जन आदिवासी होते हैं वह कर्म, उनके कर्मा नृत्य को क्या कहा जाता है, बैगानी कर्म कहा जाता है। और इसके भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि कर्मा लंगड़ा, कर्मा झूमर, कर्मा रागनी, कर्मा डंडी आदि प्रमुख नृत्य इसके प्रकार हैं। नेक्स्ट आता है परधौनी नृत्य। तो यह जनजाति करती है बैगा जनजाति। परधौनी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। अवसर कौन सा है, तो विवाह नृत्य बारात की अगवानी पर किया जाता है। इसमें नृत्य शैली है हमारी खटिया, सूप, कंबल आदि से हाथी बनाकर उस पर समधी को बिठाकर नृत्य गीत गाए जाते हैं और नाचने की रिवाज है। इसमें वाद्य यंत्र क्या होता है, नगाड़ा और टिमकी बजती है। विशेषता है कि इसमें हाथी के आगे दुल्हन होती है, हाथी के आगे क्या होती है, दुल्हन होती है। तो देखो हम देखते हैं क्या हमारा परधौनी कौन करती है, परधौनी नहीं करती प्रधान, बल्कि कौन करती है, बैगा जनजाति करती है। कब करती है, जब बारात आगमन होता है तो उसके अवसर पर इसको किया जाता है। नृत्य शैली में क्या किया जाता है, तो एक खटिया ली जाती है, एक सूप लिया जाता है, कंबल लिया जाता है, एक हाथी बनाया जाता है, उन पर बिठाला जाता है समधी जी को, और नृत्य गाते हुए नाचते हुए ये रिवाज परफॉर्म की जाती है। वाद्य यंत्र क्या है, तो इसमें बजा जाता है नगाड़ा और टिमकी। इसकी विशेषता है कि जो हाथी के आगे चलती है वो कौन होती है, दुल्हन होती है। फिर आती है हमारा भगोरिया नृत्य। भागो भागो भगोरिया नृत्य कहाँ पर होता है, तो झाबुआ अलीराजपुर में होता है, भील जनजाति के द्वारा। धार बड़वानी में भी आजकल होने लगा है। किसके द्वारा होता है, भील जनजाति करती है, झाबुआ अलीराजपुर धार बड़वानी में करती है। अवसर क्या है, होली पर इसको किया जाता है। इसकी नृत्य शैली है रंग बिरंगे वेशभूष में सजी धजी युवतियाँ और हाथ में तीर कमान फलियाँ ली हुई युवकों को लय गीत के साथ नाचना भीलों के शौर्य और श्रृंगार का दिग्दर्शन करता है। तो इसमें क्या होता है, नृत्य शैली में जो रंग बिरंगी वेशभूषा में सजी धजी युवतियाँ होती हैं और हाथों में तीर कमान फलियाँ लिए हुए युवक लय में गीत को गाते हैं, नाचते हैं, और यह भीलों के शौर्य और श्रृंगार का दिग्दर्शन कराता है। वाद्य यंत्र क्या होते हैं, इसमें ढोल, मंदल और थाली टिमकी बजाई जाती है। इसमें क्या बजाए जाते हैं, ढोल बजाए जाते हैं, मंदाल बजाए जाते हैं और थाली टिमकी बजाई जाती है। विशेष क्या है, इसमें उमंग उल्लास के साथ इस नृत्य में युवक युवतियों द्वारा हरण विवाह के माध्यम से जीवन साथी को चुना जाता है। इसमें क्या है, उमंग उल्लास में नृत्य के साथ युवक युवतियों द्वारा हरण विवाह के माध्यम से जीवन साथी चुना जाता है। तो हमारा कौन सा है, भगोरिया नृत्य है, किसके द्वारा किया जाता है, भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। कहाँ पर, झाबुआ अलीराजपुर बड़वानी और धार में होली के अवसर पर किया जाता है। इसमें क्या होता है, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए युवतियाँ होती हैं और तीर कमान हाथ में लिए हुए युवक होते हैं। वह लय में गीत गाते हैं, नाचते हैं, यह अपने शौर्य और श्रृंगार का दिग्दर्शन करते हैं। इसमें ढोल मंदाल थाली टिमकी बजाई जाती है। विशेष क्या होता है, उमंग उल्लास इस नृत्य में युवक युवतियों द्वारा हरण विवाह के माध्यम से जीवन साथी को चुना जाता है। फिर आता है भड़म सैतम नृत्य। भड़म सैतम कौन सी जनजाति करती है, तो ये करती है हमारी भारिया जनजाति की परंपरागत नृत्य है, जो कि पातालकोट छिंदवाड़ा में आयोजित किया जाता है। इसको विवाह के अवसर पर किया जाता है। नृत्य शैली क्या होती है, इसमें समूह नृत्य होता है, भारियाओं का सर्वाधिक प्रिय नृत्य है। सैतम महिलाओं द्वारा किया जाता है और बीच में दोहे बोले जाते हैं और घूमते हुए नृत्य किया जाता है। वाद्य यंत्र में टिमकी, ढोलक, मृदल और बांसुरी बजाई जाती है। विशेष क्या है, इसका अन्य नाम है
गुन्नू शाही, भरनी, भरनोई और भरनेट अगम। तो इसमें हमारी विशेष क्या होता है, इसमें होता है नाम, इनके अन्य नाम में आते हैं गन्नू शाही, भरनी भरनाई, भरनेट अगम। तो जो हमारा भड़म और सैतम नृत्य है किसके द्वारा किया जाता है, भारिया जनजाति के द्वारा किया जाता है छिंदवाड़ा के पातालकोट में। अवसर होता है विवाह के अवसर पर। नृत्य शैली में किया जाता है जो हमारा पूरा समूह होता है, इसमें नृत्य भारियों का सबसे प्रिय नृत्य होता है। इसमें सैतम जो होता है वह महिलाएं करती हैं और भड़म पुरुष करते हैं। बीच में दोहे गाए जाते हैं और घूमते हुए इस नृत्य को किया जाता है। बीच में टिमकी, ढोलक, मृदंग और बांसुरी बजाई जाती है, मृदंग के साथ बांसुरी बजती है। अन्य में क्या है, इसे गन्नूशाही, गन्नूशाही, भरनी भरनाई, भरनेट आगम कहा जाता है इसे। फिर आता है सरहुल नृत्य। यह जनजाति उराव जनजाति के द्वारा किया जाता है सरहुल नृत्य। अवसर क्या होता है, चैत मास की पूर्णिमा पर साल वृक्ष की पूजा के समय किया जाता है। नृत्य शैली में आती है उराव युवक युवती और पूर्ण हिस्सा लेते हैं इसमें। नृत्य में पुरुष पीला साफा बांधते हैं और महिलाएं अपने जूड़े में बगुले के पंख की कलगी लगाती हैं। नृत्य में पद संचालन बाद की ताल पर नहीं बल्कि गीतों की लय और तोड़ पर होता है। इसमें भी मृदल और झांझ बजती है। और विशेष क्या है, सरहुल जो नृत्य है वह उराव जनजाति का एक अनुष्ठानिक नृत्य होता है। तो जो हमारा सरहुल नृत्य है कब किया जाता है, तो यह उराव जनजाति के द्वारा किया जाता है चैत मास की पूर्णिमा पर साल वृक्ष की पूजा करते हैं। इस समय उराव युवक युवतियाँ होते हैं वह इसमें हिस्सा लेते हैं। इसमें जो युवक होते हैं वह पीला साफा बांधते हैं और जो युवतियाँ महिलाएं होती हैं वह जूड़े में बगुले के पंखों को कलगी लगाती हैं। इसमें संचालन वाद्य यंत्र की ताल पर नहीं होता बल्कि जो लय होती है गाने की, गीत की और उनके तोड़े पर होती है। वाद्य यंत्र इसमें मृदल और झांझ बजाई जाती है। विशेष क्या होता है, इसमें सरहुल उराव जनजाति का एक अनुष्ठानिक नृत्य होता है। नेक्स्ट आता है अटारी नृत्य। जनजाति कौन सी है, इसमें भूमिया बैगा का नृत्य होता है। अवसर कौन सा है, ज्येष्ठ आषाढ़ की रातों में होता है। नृत्य शैली है नृत्य के समय श्रृंगार गीत गाए जाते हैं। नृत्य करते समय एक दूसरे पर छोटे छोटे डंडों से प्रहार किया जाता है। ढोलक, टिमकी, बांसुरी, मृदंग आदि का वादन करके गीत नृत्य की गति को नियंत्रित किया जाता है। इसके वाद्य यंत्र क्या होते हैं, ढोलक, टिमकी, बांसुरी और मृदंग। तो जो अटारी नृत्य है किसके द्वारा किया जाता है, अटारी नृत्य को किया जाता है भूमिया बैगाओं द्वारा किया जाता है। भूमिया बैगाओं द्वारा किया जाता है अटारी नृत्य। तो ये कब किया जाता है, ज्येष्ठ और जो आषाढ़ की रात में होती है उसमें किया जाता है। इसमें नृत्य के साथ श्रृंगार गीत गाए जाते हैं। नृत्य करते समय एक दूसरे पर छोटे छोटे डंडों से प्रहार किया जाता है। इसमें ढोलक, टिमकी, बांसुरी और मृदंग आदि वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं और इसमें जो गीत होते हैं उसको गति नियंत्रित की जाती है। नेक्स्ट आता है ददरिया नृत्य। बैगा जनजाति में ददरिया नृत्य का काफ़ी महत्व है। यह नृत्य आदिवासियों का एक आदि नृत्य कहा जाता है। यह बैगा दशहरे पर ददरिया नृत्य का आनंद लेते हैं। यह नृत्य विजयदशमी के पर्व पर प्रारंभ होता है। नृत्य युवक युवतियों के परस्पर आकर्षण, प्रेम, सौंदर्य का अत्यंत कोमल भाव अभिव्यक्त करते हैं। यह एक ऐसा अवसर होता है जब बैगा युवतियाँ अपने पसंद का युवक चुन सकती हैं। तो कौन सा है, ददरिया नृत्य है। किसके द्वारा किया जाता है, बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसमें जो दशहरे के अवसर पर किया जाता है, इसको विजयदशमी के पर्व पर प्रारंभ होता है। इसमें युवक युवती परस्पर आकर्षण, प्रेम, सौंदर्य का अत्यंत कोमल भाव अभिव्यक्त करते हैं और ऐसा अवसर होता है जब बैगा युवतियाँ अपनी पसंद का युवक भी इसमें चुन सकती हैं ददरिया नृत्य में। नेक्स्ट आता है हमारा सुआ नृत्य। मैकल पर्वत श्रेणी के जो बैग जनजाति होती है उसके स्त्री प्रधान नृत्य है हमारा सुआ नृत्य। इसमें शिव पार्वती की उपासना के साथ साथ गंगा पूजन के अनुष्ठान को भी प्रदर्शित किया जाता है। कौन सा नृत्य है, हमारा सुआ नृत्य है। किसके द्वारा किया जाता है, जो हमारी मैकल श्रेणी है यहाँ पर बैगा जनजाति पाई जाती है उनके द्वारा किया जाता है। पार्वती महादेव की उपासना के साथ गंगा की पूजा के अनुष्ठान भी इसमें किए जाते हैं। फिर आता है दादर नृत्य। यह बुंदेलखंड अंचल का प्रसिद्ध नृत्य है। इससे खुशी के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है, अर्थात पुरुष प्रधान नृत्य होता है। लेकिन कहीं कहीं पर
पुरुष नारी के वेश में भी नृत्य करते हैं। तो जो हमारा दादर नृत्य होता है यह कब किया जाता है, तो बुंदेलखंड के अंचल में किया जाता है। खुशी के अवसर पर पुरुषों द्वारा, अर्थात पुरुष प्रधान नृत्य होता है, लेकिन कहीं कहीं पर यह पुरुष नारी के वेश में भी नृत्य करते हैं। यह नृत्य मुख्यतः कोल, कोटवार, कहार आदि जनजातियों के द्वारा किया जाता है। यह जातियाँ दादर लेकर निकलती हैं। मुख्य वाद्य यंत्र इसमें होते हैं नगाड़ियाँ, शहनाई, ढोलक और ढबली का प्रयोग किया जाता है। कोटवाल आदिवासियों में विवाह उत्सव के से समय बाराती एवं घराती दोनों की तरफ से गाने बाजे के साथ इसको नृत्य को किया जाता है। कौन सा नृत्य है हमारा, दादर नृत्य है। कब किया जाता है, तो यह बुंदेलखंड के अंचल में जो जनजातियाँ रहती हैं उनके द्वारा किया जाता है। कोटवार और कहार जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये हाथ में दादर लेकर निकलती हैं। इसमें क्या होता है, खुशी के अवसर पर इनको किया जाता है पुरुषों के द्वारा, अर्थात पुरुष प्रधान नृत्य है। कभी कभी पुरुष स्त्री का वेश धारण करके इस नृत्य को करता है। इसमें नगाड़ियाँ, शहनाई, ढोलक, ढपली आदि का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, जब अवसर होता है विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसमें बाराती और घराती दोनों तरफ से गाने बाजे एक साथ नृत्य करते हैं। फिर आता है हमारा बरेदी नृत्य। तो यह बरेदी ग्वाल अहीर जाति का नृत्य होता है। किसका है ये, तो जो ग्वाल होते हैं अहीर जाति का नृत्य होता है। गांव के ग्वाले प्रतिदिन जंगल में गाय चराने जाते हैं और दिवाली के दूसरे दिन सामूहिक नृत्य के रूप में प्रारंभ होकर 15 दिन तक नृत्य समारोह आयोजित करते हैं। बरेली नृत्य बुंदेलखंड अंचल का कृषक चरवाह संस्कृति का एक उत्कृष्ट नृत्य है, जिसका संबंध दीपावली एवं गोवर्धन पूजा से जोड़ा जाता है। यह नृत्य कभी एकल तो कभी समूह में किया जाता है। नृतक बरेली जिनकी गाय चराता है उनके घर नाचने जाता है और उनसे मुद्रा के रूप में दिवाली का इनाम भी प्राप्त करता है। जो हमारा बरेदी नृत्य होता है यह कहाँ किया जाता है, मुख्यतः जो हमारा बुंदेलखंड अंचल है इस पर आयोजित कराया जाता है। किस जनजाति के द्वारा, जो अहीर जाति होती है उनके द्वारा। इसमें ग्वाले क्या करते हैं, प्रतिदिन जंगल जाते हैं, गाय चराते हैं और दिवाली के दूसरे दिन सामूहिक नृत्य के रूप में 15 दिन तक यह समारोह आयोजित करते हैं। इसमें जो बरेदी होते हैं वह बुंदेलखंड अंचल में चारावाह संस्कृति का एक उत्कृष्ट दिवाली एवं गोवर्धन पूजा से इसको जोड़ा जाता है। इसमें एकल भी और कभी कभी समूह के रूप में नृत्य करते हैं। जो बरेदी होते हैं जिनकी गाय चराते हैं उनके घर नाचने जाते हैं और मुद्रा के रूप में दिवाली का इनाम भी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आता है लहंगी नृत्य। शहरी जनजाति के द्वारा श्रावण मास के समय पर नृत्य किया जाता है। यह पुरुषों का समूह नृत्य होता है। यह रक्षाबंधन के बाद भोजरियों के द्वारा, पुरुषों द्वारा आगे आगे यह नृत्य किया जाता है, भोजरियों की। और ढोलक इस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है। कौन सा नृत्य है हमारा, लहंगी नृत्य है। किसके द्वारा किया जाता है, शहरी जनजाति के द्वारा। रक्षाबंधन के समय, उसके बाद जो भुजरियाँ होती हैं उनके दौरान पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें ढोलक वाद्य यंत्र होती है। नेक्स्ट आता है हमारा थपटी नृत्य, थापटी। तो यह कोरकू जनजाति का एक प्रमुख लोक नृत्य है। नृत्य की वेशभूषा अत्यंत सादगी और सुरुचि युक्त होती है। इस लोक नृत्य में ढोलक की प्रमुख भूमिका होती है और ढोलक की थाल पर कोरकू विभिन्न मुद्राओं को बनाते हुए नाचते हैं। तो थापटी किसके द्वारा किया जाता है, कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसमें साधारण सी वेशभूषा सादगीपूर्ण और सुरुचिकर होती है। इसमें ढोलक बजाया जाता है और ढोलक की थाप पर ही जो कोरकू जनजाति होती है वह विभिन्न मुद्राएं बनाकर नाचती है। अब आते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख आदिवासी नृत्य, कौन कौन से हैं। पहले आते हैं हमारे गौड़, क्या क्या करती है, बड़ौनी करती है, कहवर करती है, सुआ, सैला, कर्मा, रीना और बिरछा। गौड़ जनजाति कौन सा नृत्य करती है, बड़ौनी, कहवर, सुआ, सैला, कर्मा, रीना और बिरछा नृत्य करती है। बैगा जनजाति कर्मा, बिल्मा, परवोनी, ददरिया, सुआ और सैला। जो बैगा जनजाति होती है वह कर्मा, बिल्मा, परवोनी, ददरिया, सुआ और सैला नृत्य करती है। कोरकू जनजाति अटारी, चटकूरा, थापटी, खम्ब स्वांग करती है। कोरकू जनजाति अटारी, चटकूरा,
थापटी खम्बस्वांग करती है। ग्वाल यह बरेदी नृत्य करते हैं। सहरिया जनजाति लहंगी नृत्य को करते हैं। सहरिया जनजाति के द्वारा दुल्दुल घोड़ी, रागनी और लहंगी नृत्य किया जाता है। भारिया जनजाति इसमें भड़म सैतम और अहिराई करते हैं। भड़म सैतम अहिराई करते हैं। भील जनजाति भगोरिया नृत्य करते हैं। कोल जनजाति कोल दहका करते हैं। मुड़िया यह हुल्की मदारी और छेरता करते हैं। जो मुड़िया जनजाति होती है वह क्या क्या करती है, तो वह हुल्की मदारी छेरता नृत्य करती है। और उराव जनजाति के द्वारा सलहुर नृत्य किया जाता है। तो जो प्रमुख आदिवासी हैं उनके द्वारा कौन कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं, तो पहले आती है गौड़, तो उसके द्वारा भड़ोनी, कहावर, सुआ, सैला, कर्मा, रीना, बिरछा। बैगा जनजाति के द्वारा कर्मा, बिल्मा, परवोनी, ददरिया, सुआ और सैला किया जाता है। कोरकू जनजाति के द्वारा अटारी, चटकोरा, थापटी, खम्बस्वांग किए जाते हैं। ग्वालों के द्वारा बरेदी नृत्य किया जाता है। सहरिया जनजाति के द्वारा लहंगी नृत्य, दुल्दुल घोड़ी नृत्य और रागनी नृत्य किया जाता है। भारिया जनजाति भड़म सैतम अहिराई की जाती है। भील जनजाति के द्वारा, जो भील जनजाति होती है उसके द्वारा भगोरिया नृत्य किया जाता है। कोल जनजाति के द्वारा कोल दहका किया जाता है। मुड़िया जनजाति के द्वारा हुल्की, मंदारी और छेरता किया जाता है। और सरहुल के द्वारा सरहुल नृत्य है वह किया जाता है उराव जनजाति के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के लोक गायन। मध्य प्रदेश की जनजातियों के लोक गायन, तो मतलब क्या क्या गाती हैं वो देखते हैं। तो पहले आती हैं विरहा गायन करती हैं। तो विरहा गायन बघेलखंड की अहीर, तेली और गाड़रिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। यह गायन प्रायः खेत, सुनसान राहों पर सवाल जवाब के रूप में गाया जाता है। विरहा सिंगार परख ऊंचे स्वर में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। तो विरहा गायन कहाँ पर किया जाता है, बघेलखंड में किया जाता है। किसके द्वारा, अहीर, तेली और जो गडरिया होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। खेतों में सुनसान राहों पर सवाल जवाब के रूप में इसको गाया जाता है। सिंगार परख होता है, ऊंचे स्वर में इसको गाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा गोकुल पाठा। यह मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जो मुड़िया जनजाति होती है वह मृत्यु के समय गोकुल पाठा गीतों का परंपरागत रूप से गाना गाती है। यह गीत गांव के बुजुर्ग लोग गाते हैं। तो गोकुल पाठा, तो भैया गोकुल तो भैया भगवान के यहाँ चला गया, तो गोकुल पाठा गायकी कौन, मुड़िया जनजाति गाती है, मृत्यु के समय गाती है और बुजुर्गों के द्वारा इस गाने को गाया जाता है। फिर आता है हमारा हुल्की पाठा, हल्के में मत लेना। तो यह घोटुल में गाया जाने वाला एक सामूहिक मनोरंजन गीत होता है। मुड़िया जनजाति के जो युवक युवती होते हैं उनके द्वारा राजा रानी के खेल पर आधारित होता है। तो जो हुल्की पाठा होता है वह किसके द्वारा किया जाता है, जो मुड़िया जनजाति होती है उनके द्वारा एक प्रथा अपनाई जाती है जिसको कहा जाता है गोकुल प्रथा, घोटुल प्रथा। इसमें युवक युवती द्वारा राजा रानी के खेल पर आधारित होती है और यह सामूहिक मनोरंजन का गीत होता है हुल्की पाठा। फिर आता है रैलो गीत। यह मुड़िया जनजाति के द्वारा ही गाया जाने वाला एक लोक गायन है। यह विवाह त्योहार के अवसर पर गाया जाता है। इसमें रैलो गीत आदिवासी बच्चों द्वारा गाया जाता है। रैलो गीत किसके द्वारा गाया जाता है, तो यह जो मुड़िया जनजाति होती है उसके द्वारा गाया जाने वाला गायन है। यह विवाह त्योहारों के अवसर पर गाया जाता है। रैलो गीत आदिवासी बच्चों द्वारा गाया जाता है। रैलो गीत रैली बना के जाते होंगे, बच्चे जाते हैं, तो रैलो गीत बच्चों द्वारा गाया जाता है। मध्य प्रदेश में जनजाति पर्व एवं उत्सव। तो मध्य प्रदेश की जनजातियाँ कौन कौन से पर्व और उत्सव को मनाती हैं वो देखते हैं। पहले आता है हमारा भगोरिया पर्व। भगो भील जनजाति का होता है ये। झाबुआ अलीराजपुर की भीलों के द्वारा यह प्रिय उत्सव होता है। यह मध्य प्रदेश के मालवा अंचल के आदिवासी इलाके में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। भील जनजाति द्वारा फागुन माह में होली के अवसर पर भगोरिया एवं होली का दहन के 7 दिन पूर्व इसको प्रारंभ कर दिया जाता है। 2 दिन तक गुलारिया, तत्पश्चात 2 दिन तक गोल गधेड़ों और अंतिम 2 दिनों में उजाड़िया उत्सव मनाए जाते हैं। मतलब इसमें को क्या होता है, जो झाबुआ अलीराजपुर में इसको आयोजित किया जाता है भीलों के द्वारा। इसमें होली के अवसर पर जो भगोरिया होता है उसको आयोजित कराया जाता है कब, होली का दहन के 7 दिन पूर्व। 7 दिन में क्या होता है, तो 2 दिन होता है इनका गुलारिया, गुलाल लगाई जाएगी, उड़ाई जाएगी। 2 दिन तक होता है गोल गधेड़ों और अंतिम 2 दिन होते हैं उसमें होता है उजाड़िया उत्सव। इस पर्व की विशेष बात यह है कि यह पर्व आदिवासी युवक युवतियों को अपने जीवन साथी के चुनाव का अवसर मिलता है। मतलब क्या है, एक प्रकार का छोटा सा
या देसी स्वयंवर है इनका। इसमें क्या होता है, जो आदिवासी युवक युवती होते हैं वह अपने जीवन साथी का चुनाव कर सकते हैं। यह प्रणव पर्व होता है। इसमें नृत्य शैली क्या होती है, इसमें युवक युवती समूह में नृत्य करते हैं। नृत्य विविध पदचाप, समूहन पाली, चाकपाली और पिरामिड नृत्य मुद्राओं के साथ किया जाता है। इसमें कौन कौन सी मुद्राएं होती हैं देखो, इसमें पादचाप होती है, समूहन पाली होती है, चक्रपाली होती है और पिरामिड नृत्य इसमें किया जाता है। तो पहला है हमारा भगोरिया नृत्य, किसके द्वारा किया जाता है, झाबुआ अलीराजपुर में जो भील आदिवासी होते हैं उनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। भगोरिया नृत्य जो है वह फागुन माह में होली का दहन के 7 दिन पूर्व मनाया जाता है। 2 दिन तक गुलारिया चलता है, 2 दिन तक गोल गधेड़ो चलता है और अंतिम 2 दिन तक चलता है उजाड़िया। यह विशेष क्या है, इसमें युवक युवती अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। यह एक प्रणव पर्व है। नृत्य शैली में इनके यहाँ पर होती है पादचाप, समूहन पाली, चक्रपाली और पिरामिड नृत्य मुद्राओं का प्रयोग या उसके साथ किया जाता है। नेक्स्ट आता है मेघनाद पर्व। यह फागुन के पहले पक्ष में यह पर्व गौड़ आदिवासी मनाते हैं। इनकी कोई निर्धारित तिथि नहीं होती, मतलब कोई भी निर्धारित तिथि नहीं है, बल्कि फाल्गुन माह के पहले पक्ष में इसको आयोजित कराया जाता है। किसके द्वारा, गौड़ जनजाति के द्वारा। मेघनाथ गौड़ों के सर्वोच्च देवता हैं। यहाँ पर 4 खम्भों का एक तख्ता रखा होता है जिसमें एक छेद करके पुनः खम्भा लगा दिया जाता है। इस खम्भे पर एक बल्ली आड़ी लगी होती है और एक बल्ली गोल में घूमती है। यह घूमती हुई बल्ली पर आदिवासी रोमांचक करतब दिखाते हैं। नीचे बैठे लोग मंत्रोच्चारण और अन्य विधियों से पूजा का वातावरण बनाकर अनुष्ठान करते हैं। कुछ इलाकों में इसे खडेरा और खट्टा नाम से भी जाना जाता है। खडेरा या खट्टा नाम से भी इसको जाना जाता है। कौन सा है, मेघनाद पर्व है। किसके कब किया जाता है, फाल्गुन मास में किया जाता है, पहले पक्ष में, गौड़ जनजाति के द्वारा। इसकी कोई तिथि निर्धारित नहीं होती। इस जो मेघनाथ है वह गौड़ों के सर्वोच्च देवता होते हैं। इसमें क्या होता है, 4 खम्भे का एक तख्ता बनाया जाता है, उसमें एक छेद करके उसको पुनः खम्भे को रख दिया जाता है। खम्भे पर एक बल्ली को आड़ी लगाया जाता है और बल्ली को गोल में घुमाया जाता है। इस घूमती हुई बल्ली पर ही जो आदिवासी होते हैं वह कर्तव्य करते हैं। नीचे बैठे हुए कुछ लोग मंत्रोच्चारण करते हैं और पूरा अनुष्ठान का वातावरण बनाते हैं। यहाँ पर इसको कहीं कहीं पर खंडेरा और खट्टा भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है लारूकाज पर्व। नहीं आएगी इनको लाज। लारूकाज पर्व गौड़ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व गौड़ों के देवता नारायण देव की पूजा की जाती है। इसमें यह पर्व सूअर के विवाह का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि पर्व में परिवार में सुख समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। तो जो हमारा लारूकाज पर्व है कब आयोजित कराया जाता है, तो ये होता है हमारी गौड़ जनजाति के द्वारा नारायण देवता की पूजा पर। सूअर के विवाह का प्रतीक होता है। इसमें सुख समृद्धि संपन्नता आती है गौड़ों के घर में। नेक्स्ट आता है कर्मा नृत्य। तो यह उराव जनजाति के द्वारा किया जाता है मृत्यु के अवसर पर। नहीं, कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है नृत्य, है ना। जब धान की फसल रोकने के लिए तैयार हो जाती है तब यह पर्व मनाया जाता है और इसमें कर्मा नृत्य किया जाता है और जो कि कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा है, कर्मा नृत्य है, उराव जनजाति के द्वारा किया जाता है। धान की फसल पक जाने पर, तैयार होने पर इसको किया जाता है और इसमें कर्मा नृत्य भी किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा मड़ई। तो कौन सा नृत्य है हमारा, मड़ई नृत्य। यह किया जाता है किनके द्वारा, तो मड़ई नृत्य को जनवरी से अप्रैल के बीच में दक्षिण मध्य प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में जहां पर गौड़ और उसकी उपजातियां रहती हैं वहां किया जाता है। मड़ई का आयोजन 10 से 12 दिन तक चलता है। मड़ई के दौरान देवी चंडी देवी के समक्ष बकरे की बलि दी जाती है। उसी दौरान आदिवासी अपनी औकात देव के प्रति व्यक्ति का प्रदर्शन करते हैं। मड़ई के दिनों में रात्रि को नृत्य किया जाता है। यह मुख्य रूप से डिंडोरी और मंडला जिले में किया जाता है। तो जो मड़ई नृत्य है किसके द्वारा किया जाता है, जहाँ पर जो गौड़ जनजाति हैं और उपजातियाँ हैं वहाँ पर किया जाता है। तो मुख्यतः मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है
वहाँ पर किया जाता है जनवरी से अप्रैल के बीच में 10 से 12 दिन तक यह आयोजित कराया जाता है। इसमें उनकी जो देवी होती हैं, मड़ई देवी या फिर चंडी देवी की पूजा की जाती है। उनके समक्ष बकरे की बलि दी जाती है। इसमें जो आदिवासी होते हैं वह अपनी औकात देव के प्रति व्यक्ति का प्रदर्शन करते हैं। और यह पर रात में मड़ई दिनों में क्या होता है, रात में भी नृत्य किया जाता है। यह मुख्यतः डिंडोरी और मंडला में आयोजित किया जाता है, यह मनाया जाता है। सुगारा, यह बुंदेलखंड क्षेत्र का पर्व है। सुगारा सुबह सुबह आया बुंदेलखंड से। सुगारा यह पर्व दीवार पर राक्षस की प्रतिमा बिठाई जाती है। फिर शिव पार्वती की प्रतिमा राक्षस के सिर पर रखी जाती है। दीवार पर सूर्य चांद बनाए जाते हैं और बाद में लड़कियां पूजा करती हैं और गीत गाती हैं। तो कौन सा है, सुहारा है, बुंदेलखंड में किया जाता है। इसमें दीवार पर एक राक्षस बनाया जाता है। फिर उसके ऊपर शिव पार्वती की प्रतिमा बनाई जाती है, सूरज और चांद बनाए जाते हैं और इसमें क्या होती है, लड़कियां जो होती हैं उनकी पूजा करती हैं। फिर आती है हमारी घड़ल्ल्या। यह नवरात्रि के 9 दिन तक युवतियां सामूहिक रूप से नृत्य करती हुई घड़ल्ल्या पर्व मनाती हैं। समूह में स्त्रियां एक लड़की के सिर परिच्छेद युक्त घड़ा रखती हैं, उसमें दीप जलाकर रखा जाता है। फिर लड़कियां समूह में घर घर जाकर पैसे और अन्न एकत्रित करती हैं। तो कौन सा है, घड़ल्ल्या है, घड़ा रखती हैं सिर पर, है ना, इसलिए। तो नवरात्रि के 9 दिन तक जो युवतियां होती हैं वह सामूहिक रूप से नृत्य करती हैं और घड़ल्ल्या पर्व बनाती हैं। समूह में लड़कियां क्या करती हैं, एक लड़की के सिर पर एक छेद युक्त घड़ा रखती हैं, उस पर दीपक जलाती हैं और लड़कियां समूह बनाकर घर घर जाकर पैसे और दान इकट्ठा करती हैं। रत्नवा, यह मंडला जिले के बैगा आदिवासियों का एक प्रमुख त्योहार है। बैगा आदिवासी इस पर्व के संबंध में अपने पुराण पुरुष नाग बैगाओं से बताते हैं। तो जो हमारा रत्नवा त्योहार है यह किसके द्वारा मनाया जाता है, बैगा आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। इसको अपने पुराण पुरुष नागा बैगा से इसको बताते हैं। इसके बारे में बड़ी रोचक कथा प्रचलित है। एक बार मोहती और अनहेरा झोपड़ियों में लगी शहद से एक बूंद शहद जमीन पर जा गिरा। नागा बैगा ने उसे उठाकर चख लिया। चखते ही सारी मधुमक्खियां बाघ बन गईं और बैगा जान बचाकर भाग गया। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि सारा घर मधुमक्खियों से भरा हुआ है। उसने मधुमक्खियों को वचन दिया कि वह हर 9वें वर्ष उनके पूजन का आयोजन करेगा, तब वह उसका छुटकारा हुआ। तो ये क्या है भैया, रतनवा किसके द्वारा मनाया जाता है, बैगा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है मंडला जिले में। और इसकी एक प्रमुख मान्यता प्रसिद्ध है इनके पुराणों में, जो कि पुरुष नागा से संबंधित है। इसमें एक बार क्या हुआ कि जो मोहती और अनहेर झोपड़ियां थी, इनमें लगी हुई जो शहद थी उसकी एक बूंद जमीन पर गिर गई। बैगा ने उसे उठाकर चख लिया। चखते ही जो सारी मधुमक्खियां थी वो क्या बन गई, बाघ बन गई। जैसे बैगा ने देखा ये मधुमक्खियां तो बाघ बन गई, वो घर भाग गया। घर में जाके देखा तो उसका पूरे घर में मधुमक्खियां ही भरी पड़ी थी। तो उन्होंने वचन दिया कि हर 9वें वर्ष हम उनका पूजन करेंगे और एक बहुत बड़ा सा उत्सव मनाया जाएगा। तो बस वो मधुमक्खियां बात मान ली और वो चली गई। तो ये कौन सा त्योहार मनाया जाता है, रत्नवा मनाया जाता है, हर 9वें वर्ष में मनाया जाता है बैगा जनजाति के द्वारा मंडला में। गोवर्धन पूजा, यह कार्तिक माह में दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है। यह गोवर्धन पूजा पर्वत गोवर्धन से संबंधित है। इसमें महिलाएं गोबर से पर्वत और बैलों की आकृति बनाती हैं। मालवा में भील आदिवासी पशुओं के सामने अवदान गीत होड़ गाती हैं और गौड़ और जो भूमियाँ हैं वह जातियाँ यह पर्व नहीं मनाती। पशुपालक अहीर इस दिन खैर देव की पूजा करते हैं। चंदावली नामक कथा गीत में इस अवसर में भी इसको गाया जाता है। इस पर तो जो गोवर्धन पूजा होती है कहाँ पर की जाती है, कार्तिक माह में की जाती है। बुंदेलखंड बघेलखंड में बहुत, मालवा में भी ये होती है ना। तो इसमें दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन की पूजा करके इसको मनाया जाता है। इसमें महिलाएं गोबर से पहले पर्वत बनाती हैं, बैलों की आकृति बनाती हैं, उनकी पूजा करती हैं। मालवा में जो भील आदिवासी हैं वह पशुओं के सामने अवदान गीत होड़ गाते हैं और गौड़ और बूरिया इस जनजाति के जो लोग होते हैं वह इसको नहीं मनाते। पशुपालक जो अहीर होते हैं वह इस दिन खीर देव की पूजा करते हैं। और चंदावली नामक जो कथा गीत है वह इस अवसर पर गाया जाता है। कौन सा गाया जाता है, चंदावली नामक कथा गीत।
फिर आता है हमारी गंगा दशमी। सरगुजा जिले में आदिवासी और गैर आदिवासियों द्वारा खाने पीने मौज करने के लिए मनाया जाने वाला यह उत्सव जेठ मई जून के माह की 10वीं तिथि पर पड़ता है। यह नाम गंगा दशमी होने का एक कारण यह है कि हिंदुओं में यह विश्वास है कि इस दिन पृथ्वी पर गंगा का अवतरण हुआ था। यह अवसर धर्म से सीधा संबंध नहीं रखता। लोग इस दिन अपनी अपनी पत्नियों के साथ नदी किनारे खाते पीते नाचते गाजते और तरह तरह के खेल खेलते हुए मिलते हैं। कौन सा है? गंगा दशमी है। तो यह सरगुजा जो जिला है वहाँ पर आदिवासी गैर आदिवासियों द्वारा इसको किया जाता है। माना जाता है हिंदू देवी देवताओं के अकॉर्डिंग कि इस दिन जो गंगा माता है वह पृथ्वी पर आई थी, लेकिन इसका धर्म से सीधा संबंध नहीं है। इसको जेठ माह में की दशमी पर मनाया जाता है, मई से जून के बीच में। नेक्स्ट आता है हमारी जनजाति भाषा एवं बोलियां। जो जनजाति हैं वह कौन सी भाषा या बोली का प्रयोग करते हैं? तो किसी भी मानव समुदाय की पृथक पहचान उनकी जीवन शैली, सांस्कृतिक परंपराएं, भाषा बोली से होती है। आज की स्थिति यह है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में दुनिया के सैकड़ों बोलियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। किसी भी सभ्यता के विकास में भाषा की प्रमुख भूमिका होती है। जनजाति समूह की भाषाओं का विचार करते हुए यह तथ्य और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ये भाषाएं मानव सभ्यता की विकास यात्रा में सहयात्री होती हैं। जनजाति भाषाओं का एक शब्द संबंधित समुदाय की सांस्कृतिक निधि से है। इन भाषाओं की परंपरागत वाचिक मौखिक संप्रदाय के माध्यम से मानव इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, वनस्पति, जीव जगत, जंतु, वास्तु, अन्न, कला, कौशल संबंधित ज्ञान की परंपराओं को समझा जा सकता है। तो हम इनसे इनकी जो भाषा को समझकर क्या कर सकते हैं? इनकी मौखिक संप्रदाय के बारे में हम जान सकते हैं, मानव इतिहास के बारे में, सभ्यता, संस्कृति, वनस्पति, जीव जंतु, कृषि, वनस्पति, वास्तु, कला, कौशल संबंधी हम सभी ज्ञान की परंपरा को समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश में 43 अनुसूचित जनजातियां अथवा उनके समूह हैं। पहले प्रत्येक जनजाति समूह की अलग भाषा हुआ करती थी। अब केवल भीली, भिलाली, बरेली, पटेरिया, गोंडी, ओझियानी, अगरिया, बैगानी, कोरकू, मवासी, नहाली ही कुछ क्षेत्रों में परिवर्तित रूपों में संबंधित समुदाय की प्रायः पुरानी पीढ़ी द्वारा बोली जाती हैं। इन जनजातियों की जो बोलियां लुप्त हो चुकी हैं, तो अभी वर्तमान में सिर्फ कितनी बची हैं? बहुत थोड़ी सी बची हैं। प्रमुख आती हैं इसमें भीली, भिलाली, बरेली, पटेरिया, गोंड, ओझियानी, अगरिया, बैगानी, कोरकू, मवासी, नहाली, जो कि अपने प्राकृतिक रूप में ही कुछ टूट फूट कर बोली जाती हैं और बहुत सारी लुप्त हो चुकी हैं। जैसे कोल की कोलिहारी, प्रधान की प्रधानी, भारिया की भरियाटी, सहरिया की सहरानी, खैरवार की और जो कोंदार है उनकी खैरवारी, भिम्मा, नगारची, मोगिया सहित अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं। जो हमारे यहाँ पे कौन कौन सी अन्य भाषाएं और जो लिप्त हो चुकी हैं वो कौन कौन सी हैं? तो कोल की हो गई है कोलिहारी, प्रधान की हो गई है प्रधानी, भारिया की हो गई है भरियाटी, शहरिया की हो गई है सहरानी, खैरवार और कोंदादर की हो गई है खैरवारी, भिम्मा, नगारची, मोगिया सहित अन्य जनजातियों की भाषाएं थीं। मध्य प्रदेश की जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत सरकार के द्वारा अनुसूची में शामिल 43 जनजाति समूह आबाद हैं, जिनमें जनसंख्या की दृष्टि से भील, गोंड, कोल, सहरिया, बैगा, कोरकू प्रमुख हैं। आदिम जनजाति समूह के अंतर्गत बैगा, भारिया, सहरिया शामिल हैं। इन सभी जनजातियां अपनी अपनी बोलियां भी रखती हैं। भील समूह की है भीली, भिलाली, बरेली, पटेलिया आदि बोलियां प्रमुख रूप से झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, रतलाम, मंदसौर आदि जिलों में बोली जाती है। तो भील समूह के द्वारा क्या बोली जाती है? भीली, भिलाली, बरेली, पटेलिया, झाबुआ, अलीराजपुर, धार,
खरगोन, बड़वानी, रतलाम, मंदसौर में बोली जाती है। यह आर्य परिवार भाषा से संबंधित भाषा है। इन बोलियों पर मौखिक साहित्य अत्यंत समृद्ध है, मतलब बहुत सारे मौखिक साहित्य इन पर लिखे गए हैं। नेक्स्ट आती है गोंडी। मध्य भारत की प्रमुख जनजाति भाषा है। ये मध्य भारत में बोली जाती है गोंडी। यह कालखंड के वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमा से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र आदि राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में गोंडवाना साम्राज्य स्थापित है। इन क्षेत्रों में आज भी गोंडी के विभिन्न रूपों का प्रयोग होता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख रूपों में मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, बालाघाट, सिवनी, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, रायसेन, सागर, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा आदि जिलों में बोली जाने वाली बोली है। यह द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। मध्य प्रदेश इसके दो रूप इसमें देखने को मिलते हैं। एक आधुनिक रूप में आती है मंडलाही, जिसमें आर्य बोलियां जैसे कि छत्तीसगढ़ी, बुंदेली आदि के साथ साथ हिंदी और मराठी के शब्द भी प्रचुर हैं। और दूसरी आती है द्रविड़ियन, जिसको कहा जाता है पारसी। यह मध्य भारत की एक जनजाति भाषा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जो सीमा लगे क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में ये बोली जाती है। गोंडवाना साम्राज्य में गोंडी के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं हमें। मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, बालाघाट, सिवनी, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, रायसेन, सागर, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा में ये जनजातियाँ के द्वारा जो बोली जाती है वह गोंडी बोली होती हैं। द्रविड़ परिवार की भाषा है ये। और मध्य प्रदेश में इसके दो रूप मिलते हैं। एक आधुनिक रूप है जिसको कहा जाता है मंडलाही, जिसमें छत्तीसगढ़ी, बुंदेली के शब्द होते हैं, मराठी के शब्द होते हैं। और दूसरी आती है द्रविड़ीय रूप, जिसमें आती है पारसी। नेक्स्ट आती है हमारी कोरकू जनजाति की भाषा कोरकू कहलाती है। कोरकू जाति सूचक शब्द कोरो मनुष्य शब्द के बहुवचन सूचक कु प्रत्यय लगाने पर बनता है। कु समुदाय की दो प्रमुख उपबोलियां होती हैं, जो होती है मवासी और मवासी अर्थात मवासी और नहाली अर्थात नेहाली कहलाती हैं। यह औष्टिक भाषा परिवार की बोली मानी जाती है, जो कि खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल आदि जिलों के साथ ही महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। कोरकू ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार की मुंडा शाखा की भाषा है। कोरकू समुदाय की जो बसावट है वह गोंड समुदाय के आसपास मानी जाती है। जो कोरकू जनजाति होती है वह कौन सी बोली को बोलती है? वह कोरकू को बोलती है। और कोरकू एक जाति सूचक शब्द है, जो कि कोर मनुष्य शब्द का बहुवचन है, जो कि कु प्रत्यय लगाने से बना है। इसमें दो उपजातियां होती हैं। पहली होती है मवासी या मुवासी और दूसरी होती है नहाली अर्थात नेहाली। यह औष्टिक परिवार की भाषा है, जो कि खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल जिले के आसपास महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। कोरकू ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार की मुंडा शाखा की भाषा है। कोरकू समुदाय की बसावट गोंड समुदाय के आसपास होती है। नेक्स्ट आती है हमारी बैगानी। यह मुख्य रूप से डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, शहडोल, अनूपपुर के साथ छत्तीसगढ़ के समीपवर्ती क्षेत्रों में प्रचलित है। बैगा जनजाति की भाषा है बैगानी। कहाँ पर बोली जाती है? डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, शहडोल, अनूपपुर और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। फिर आती है भरियाटी। भरियाती तो पातालकोट की जो भारिया जनजाति है उसके द्वारा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? भरियाटी। अब आती है मध्य प्रदेश में जनजातियों की बोलियों की स्थिति। यदि जनगणना संबंधी आंकड़े के विश्लेषण के आधार पर देखा जाए तो पता चलता है कि इन भाषाओं में प्रयोक्ता जनसंख्या की तुलना में निरंतर कम होती जा रही है। अल्प आबादी वाली जनजातियां द्वारा बहुसंख्यक समुदाय की बोलियों को संपर्क भाषा के रूप में व्यवहार में लाया जाने लगा है। उनकी मातृभाषा विस्मृत होती जा रही है। इसके अलावा जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा का माध्यम हिंदी और अन्य भाषा होने के कारण भी विद्यार्थी अपनी मातृभाषा का प्रयोग प्रायः नहीं करते। विभिन्न कारणों से शहरों के संपर्क में आने एवं आवश्यकता के अनुसार हिंदी एवं अन्य भाषाओं के प्रयोग की बाध्यता के कारण भी आदिवासी युवा अपनी मूल भाषाओं से दूर होते जा रहे हैं। इसके साथ हमारी 3rd यूनिट भी होती है कंप्लीट गाइस। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, please share, subscribe and comment. Thank you so much guys. Have a nice day.
नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, राज्य के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व, मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय और उनसे होने वाले प्रकाशन।